Good morning everyone. How are you? I hope you all are healthy and safe at your place. Yes students, आज हम आपकी सेकंड बुक जिसका नाम है वितान वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सिल्वर वेडिंग, यानी कि सिल्वर जुबली मनाई जा रही है इसमें। और इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। ये कहानी है एक यशोधर बाबू नाम के आदमी की, जो कि पुराने विचारों का है। उसकी आज सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है। और वो ऐसा पर्सन है कि अगर उसको लोग विश भी करते हैं तो उसे शर्म आ जाती है। वो थोड़ा नैरो माइंडेड है एंड उसके जो बच्चे हैं वो उसके विचारों से सहमत नहीं होते हैं। वो तो ये जो चैप्टर है इसमें पीढ़ियों के अंतराल के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि जब एक पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी टकराती है तो कितना टकराव होता है, कितने उनके विचार मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में बताया गया, चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो वाईडी पंत यानी वाईडी यशोधर पंत के बारे में है। ये ऑफिस में है और शाम के 5:25 हो चुके हैं। और उसी समय लेखक जब ये वाईडी पंत जो हैं यशोधर बाबू अपनी घड़ी पर नज़र डालते हैं तो 5:25 हो जाते हैं। तो उनका ये व्यवहार था कि चलते चलते वो अपने जूनियर से कोई मनोरंजक बातें करते थे और निराकरण कर जाने पर उनके एक जो आइडियल थे कृष्णानंद, जिनको वो किशन दा कहकर बुलाते थे, कृष्णानंद पांडे उनका नाम था और किशन दा कहकर बुलाते थे। वो उनकी परंपराओं का पालन करते थे, उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो वो हमेशा उनके विचारों पर ही अमल करते थे और वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी जो हैं उन्हीं विचारों पर चलें। तो अभी कहानी स्टार्ट होती है। ये ऑफिस में है, टाइम देखते हैं और अपनी घड़ी में देखते हैं तो कहते हैं घड़ी सुस्त पड़ गई है। तो जो असिस्टेंट ग्रेड का एक नया लड़का आया था चड्ढा, तो वो कहता है कि पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, जो ऊंचे एड़ी वाले जूते हैं पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। तो बदतमीजी से एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है? चूनेदानी से मतलब उनकी घड़ी से था। तो पंत जी को ये बदतमीजी अच्छी नहीं लगी, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, बोला मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। तो चड्ढा ने थोड़ा सा और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली, यानी उनका हाथ पकड़ लिया और धृष्टता का प्रकार विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वो उस जमाने को जरूर याद करते थे जब वो किशन दा को भाई नहीं साहब कहते थे और समझते भी थे। किशन दा के बारे में सोचते रहते हैं वो पूरा टाइम। तो वो घड़ी की ओर देखकर बोले, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू ये तो, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। अब यशोधर बाबू अपनी घड़ी के बारे में बताती है, लेकिन अभी तक भी राइट टाइम चल रही है। इस तरह नैले पर दैला जवाब दिया और एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। स्कूल में अल्मोड़ा में जहाँ से यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठटाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसे ही परंपरा कृष्ण दा के क्वार्टर में भी थी कि जैसे जब ये शुरू में यशोधर पंत आए थे तो रोजी रोटी की तलाश में आए थे और उनको मैट्रिक पास बालक को शरण भी उसने दी थी किशन दा ने। तब किशन दा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़कों को उन्होंने ठिकाना दिया था। उनका घर जो था वो मैस बन गया था एक तरह से, मिलकर आओ पकाओ खाओ, यानी सब लोग वहां पर मिलकर पकाते थे। यशोधर बाबू उस समय दिल्ली से आए थे, उनकी उम्र जो थी सरकारी नौकरी के लिए कम थी, तो कोशिश करने पर भी उन्हें बॉय सर्विस नहीं मिली। तब किशन दा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर अपने पास ही रख लिया था। यही नहीं, यशोधर बाबू को 50 रुपए उधार भी दिए जिससे कि वो अपने कपड़े बनवा सके। बहुत पहले की बात है जब 50 रुपए में कपड़े भी बन जाया करते थे। बाद में इन्हीं किशन दा ने अपने नीचे नौकरी भी दिलवा दी थी और दफ्तरी जीवन में उनका मार्गदर्शन भी किया था। अब उन्होंने इतनी सहायता जो की थी तो किशन दा को वो एक तरह से अपना गुरु ही मानने लग गए थे यशोधर बाबू। तो सोचते सोचते एकदम से वो चड्ढा ने उनको जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मैनन पूछा, आपकी शादी कब हुई थी? ये तो यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना हाथ वापस खींचा और मैनन से बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो ये अपनी मैरिज की डेट बताता है इन इंग्लिश।
मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और एकदम से चेक के बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, यानी सिल्वर जुबली, आपकी मैरिज को 25 साल हो गए हैं। यशोधर बाबू खुश होकर झेपे, यानी उनको थोड़ी सी शर्म आ गई, खुश भी हुए, और ये अदा उन्होंने किशन दास से सीखी थी। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और बोला, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट, यानी कि टी पार्टी उन्होंने मांगी। यशोधर बोले, अरे ये सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साबों के चोंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी बनाते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इसमें आपकी कौन सी माया निकल जानी है, यानी वो तो पार्टी लेकर ही मानने वाले थे। तो यशोधर बाबू ने बटुआ, जेब से बटुआ निकाला, बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो आप लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। देखिए ऑफिस में किस तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है कि आधी इंग्लिश आधी इंग्लिश, तो इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअली इसको बोला जाता है, यानी इंग्लिश और हिंदी मिक्स। तो जो यशोधर बाबू हैं, ये उनका पेट वर्ड था समहाउ इम्प्रॉपर, काफ़ी बार बोलते हैं ये वर्ड। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुणे बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया। एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 150 रुपए हमेशा रखते हैं। भले ही उनका दैनिक खर्चा नगण्य है, यानी कि कोई खर्चा नहीं करते वो, एक और तो और बस टिकट का खर्चा भी नहीं है। गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। अब उनके पिता उनके विचारों से सहमत नहीं है, इसलिए वो उनको साइकिल पे नहीं आने देते, पैदल आते हैं तो वो अपना ऑफिस में। लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को अच्छी नहीं लगती स्कूटर, और कार जब अफोर्ड ही नहीं की जा सकती तो उसके बारे में सोचना ही क्या। अब आगे वो बताते, चड्डा के जोर देने पर बाबूजी ने 10-10 के 2 नोट और दे दिए और सारे सेक्शन ने मतलब दावत खाई। अब उनको ये बर्बाद करना लगता था वक्त, तो ये वो चल दिए। अब यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते हुए उनका डेली रूटीन क्या था, रोज बिरला मंदिर जाते थे और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनते थे या फिर स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगा देते थे। तो ये बात उनके पत्नी और बच्चों को बहुत बुरी लगती थी। वो कहते थे कि बाबा बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाते हैं, इतना व्रत करते हैं। और यशोधर बाबू उनकी बात को अनसुना कर देते थे। और बिरला मंदिर से वापस आने पर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते थे और घर के लिए कोई साग सब्जी खरीदते थे। किसी से मिलना मुलना होता था तो वो भी इसी समय करते थे। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशन दा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, जहाँ कभी वो रहते थे, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं वे लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें यह पता जरूर है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम उनके लिए इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। अब देखिए वहाँ बिल्डिंग बन रही है जहाँ कभी किशन दा रहते थे, तो ये चीज़ अब पता नहीं उनको बुरी लगती है या नहीं, लेकिन किशन दा को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। अब सच तो ये पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बात पर मतभेद होने लगा है। वही क्या कहते हैं इसको, जनरेशन गैप। मतलब जो पत्नी है वो तो अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी बातें मानती है, लेकिन जो यशोधर बाबू हैं वो समय के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाए। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब जो बड़ा लड़का है वो प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यदि भी समहाउ यशोधर बाबू को साधारण पुत्र की असाधारण वेतन देने वाली नौकरी कुछ समझ में नहीं आती है। यानी वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब लगे, लेकिन प्राइवेट जॉब में भी उसकी अच्छी सैलरी है, तो यशोधर बाबू को ये चीज़ समझ में नहीं आती। वो कहते हैं 1,500 रुपया तो हम अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में कुछ पेच जरूर हुआ, उनको कुछ गड़बड़ लगती है इसमें। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब ये पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था तब उसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। अब उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर
अस्वीकार करती जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। ये उनके परिवार के बारे में बताया गया कि बच्चे उनके क्या क्या करते हैं। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ ये भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। यानी कि तरक्की तो पा ली है उनके परिवार ने, लेकिन सब अलग थलग से रहते हैं एक दूसरे में। बिल्कुल जनरेशनल में गैप तो होता ही सुना, मतलब जनरेशन गैप ही चलता जा रहा है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। आई होप इतना पाठ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अंश हैं इसके हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।